नमस्ते। आज हम एक कह सकते हैं महाराष्ट्र और शायद देश की राजनीति और समाज में काफी हलचल मचाने वाले एक मुद्दे पर और उसके एक खास चेहरे पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी, एक ऐसा विषय जिसने सिर्फ सड़कों पर आंदोलन ही नहीं खड़े किए, बल्कि हम देख रहे हैं कि अदालतों में, विधानसभाओं में हर जगह एक गंभीर बहस चल रही है इस पर। और देखिए, जैसा हम हमेशा करते हैं, हमारी ये जो पूरी बातचीत है ये आधारित है सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी पर। मतलब जो भरोसेमंद ऑनलाइन सोर्सेज हैं, न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, कुछ रिसर्च पेपर्स या जो इंटरव्यू रिकॉर्ड हुए हैं उन पर। हाँ, हमारा मकसद यहाँ किसी का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि जो तथ्य, जो तर्क उन स्रोतों में है, उन्हें बस सामने रखना है। ताकि एक साफ और संतुलित तस्वीर बन सके इस पूरे मामले की। बिल्कुल। तो आज का विषय है मराठा आरक्षण का आंदोलन, और इस आंदोलन को कह सकते हैं हाल के दिनों में एक नई पहचान देने वाले सामाजिक कार्यकर्ता जयरांगे पाटिल। हमारा मकसद क्या है? यही कि इस पूरे मामले के जो मुख्य पहलू हैं उनको समझे। ये मांग क्यों उठी, इसके पीछे सामाजिक आर्थिक कारण क्या हैं, जयरांगे पाटिल की इसमें भूमिका क्या है और इसका असर क्या है। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि हम सिर्फ ऊपर ऊपर से ना देखें, बल्कि थोड़ा थोड़ा गहरा जाएं, उन वजहों और नतीजों को टटोलें जिनकी बात ये सारे स्रोत कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि पहली नजर में तो शायद ये लगे कि भाई एक और आरक्षण की मांग है, लेकिन जैसा जानकारी इशारा करती है, इसके तार महाराष्ट्र के समाज, वहां की आर्थिक सच्चाई और इतिहास से काफी गहरे जुड़े हुए हैं। सही कहा। चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं जयरांगे पाटिल से। जो रिपोर्ट्स हैं, इंटरव्यू हैं, उनके मुताबिक पिछले कुछ सालों में वो मराठा समुदाय के आरक्षण आंदोलन का एक केंद्रीय चेहरा बनकर उभरे हैं। उन्हें एक जमीनी कार्यकर्ता के तौर पर देखा जा रहा है, मतलब जो सीधे लोगों से जुड़ते हैं, उनकी आवाज को आगे बढ़ाते हैं। और मराठा समुदाय की अगर बात करें तो खैर इतिहास तो बताता ही है, जो दस्तावेज हैं, स्टडीज हैं, कि महाराष्ट्र के इतिहास में, संस्कृति में, राजनीति में इस समुदाय का एक बहुत अहम स्थान रहा है। जी, योद्धाओं, शासकों से लेकर आज के महाराष्ट्र के निर्माण तक उनका प्रभाव तो काफी रहा है। और ये ऐतिहासिक बात समझना जरूरी है ना। हाँ, क्योंकि ये इस मांग को एक पृष्ठभूमि देता है। जानकारी यही बताती है कि समुदाय के अंदर ये भावना है कि भाई ऐतिहासिक रूप से हम इतने प्रभावशाली रहे, लेकिन आज समुदाय का एक बड़ा हिस्सा, खासकर गांव देहात में, वो सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़ गया है। अच्छा। तो ये कोई अचानक उठी हुई मांग नहीं है, ये लंबे समय से जो चिंताएं थीं उनका नतीजा बताया जा रहा है। तो ये मांग असल में है क्या, मतलब टेक्निकली क्या मांग रहे हैं? देखिए, मुख्य रूप से, और ये बात सारे स्रोत कंफर्म करते हैं, मांग है मराठा समुदाय को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी SEBC, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, के तहत शामिल किया जाए। SEBC, और ये दर्जा क्यों चाहिए, इसका क्या मतलब है? SEBC दर्जा इसलिए अहम है क्योंकि हमारे संविधान और कानून के तहत इसी वर्गीकरण के आधार पर सरकारी नौकरियों और शिक्षा के संस्थानों में आरक्षण मिल सकता है। अच्छा। तो ये मांग एक तरह से राज्य के जो संसाधन है, जो अवसर हैं, उनमें हिस्सेदारी की मांग है। लेकिन इसके पीछे वजह क्या बताई जा रही हैं? क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक मांग है या सच में कुछ गहरे सामाजिक आर्थिक कारण है इसके पीछे? देखिए, स्रोत तो काफी जोर दे रहे हैं आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों पर। कई रिपोर्ट्स में, स्टडीज में कृषि संकट का जिक्र आता है। हाँ, महाराष्ट्र में तो ये बड़ी समस्या रही है। बिल्कुल, और महाराष्ट्र का एक बड़ा ग्रामीण इलाका इससे प्रभावित है, जहां मराठा समुदाय की भी अच्छी खासी आबादी रहती है। जमीनों का बंटवारा हो गया, खेती अब उतनी फायदेमंद नहीं रही, और खेती के अलावा दूसरे रोजगार के मौके भी कम हैं। इन सब ने मिलकर बहुत से परिवारों की आर्थिक स्थिति को, कह सकते हैं, कमजोर किया है। यानी जो समुदाय कभी जमीन और खेती से जुड़ा मजबूत माना जाता था, बिल्कुल, उसमें अब एक तरह की आर्थिक असुरक्षा बढ़ रही है। बिल्कुल। और जानकारी ये भी बताती है कि सिर्फ आर्थिक ही नहीं, शिक्षा के स्तर में भी फर्क है। अच्छा। हाँ, उच्च शिक्षा, खासकर जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल, वहां तक पहुंच सीमित है, तो फिर अच्छी नौकरियों के मौके भी कम हो जाते हैं। एक भावना ये भी है, जो कुछ इंटरव्यूज में सामने आई है, कि सरकारी नौकरियों में भी समुदाय का जो प्रतिनिधित्व है वो आबादी के हिसाब से कम है। तो ये जो पीछे छूट जाने वाली फीलिंग है ना, वो इस मांग का एक बड़ा कारण बताई जाती है। ये दिलचस्प है कि सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि शैक्षिक पिछड़ेपन का तर्क भी दिया जा रहा है। जी हाँ,
और यहीं पर वो एससीबीसी की परिभाषा काम आती है, सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन। राइट। ही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारा समुदाय इन दोनों पैमानों पर पिछड़ा हुआ है, इसलिए आरक्षण मिलना चाहिए। स्रोत बताते हैं कि इसके लिए कई सर्वे, कई आयोगों की रिपोर्टों का हवाला भी दिया जाता रहा है। हालांकि उन रिपोर्टों के नतीजों पर भी बहसें हुई हैं। वो तो है। अच्छा, अब आते हैं आंदोलन के तरीके पर। जयरांगे पाटिल के नेतृत्व में ये आंदोलन चला कैसे है, इसका स्वरूप कैसा रहा है? यहाँ एक बात है जो लगभग सभी स्रोतों में बहुत साफ तौर पर उभरती है, वो है आंदोलन को शांतिपूर्ण रखने पर जोर। जयरांगे पाटिल और दूसरे नेताओं के जो बयान हैं, जो अपीलें हैं, उनमें लगातार शांति बनाए रखने, किसी तरह की हिंसा न करने और गांधीवादी तरीकों से मतलब अपनी मांग रखने की बात कही गई है। जैसे भूख हड़तालें हुई हैं, बड़े बड़े मौन मोर्चे निकाले गए हैं, गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने के अभियान चलाए गए हैं, ये तरीके अपनाए गए हैं। ये पहलू तो वाकई महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर इतने बड़े सामाजिक आंदोलनों में टकराव की, हिंसा की आशंका रहती है। हाँ, और जानकारी के मुताबिक लीडरशिप का ये स्टैंड बिल्कुल क्लियर रहा है कि हमारा संघर्ष व्यवस्था से है, किसी दूसरे समुदाय से नहीं। अच्छा। उनका कहना है कि हम किसी का हक नहीं छीनना चाहते, हम तो बस अपने समुदाय के युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार में बराबरी का मौका चाहते हैं। अब देखिए, इतने बड़े आंदोलन में कभी कभार कहीं तनाव या छोटी मोटी घटना हो सकती है, लेकिन जो बड़ी तस्वीर है, जैसा कि रिपोर्ट्स बताती हैं, वो शांतिपूर्ण विरोध की ही रही है। किसी से जुड़ा सवाल, आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही है? हमने कुछ स्रोतों से लोगों की राय देखी है, वो क्या कहती है? हाँ, ये जानना हमेशा इंटरेस्टिंग होता है कि जमीन पर लोग क्या सोच रहे हैं। एक व्यक्ति की राय थी जो एक रिपोर्ट में मिली कि देखिए, हर पिछड़े समुदाय को मौका मिलना चाहिए। मराठों ने जमीन के लिए बहुत कुछ किया है, तो उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। तो यहाँ आधार क्या है? ऐतिहासिक योगदान भी और पिछड़ापन भी। ये एक आम भावना को दिखाता है। और क्या विचार थे? एक और व्यक्ति ने शांतिपूर्ण तरीके की तारीफ की। कहा, जिस तरह से ये आंदोलन शांति से चल रहा है, सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और आरक्षण पर सोचना चाहिए ताकि अफसरों का संतुलन बने। तो यहाँ जोर प्रक्रिया पर है और सरकार की जिम्मेदारी पर। यानी आंदोलन का तरीका भी लोगों के समर्थन को प्रभावित कर रहा है, ऐसा लगता है। बिल्कुल। एक तीसरा नजरिया ये था, सरकार को मराठा समुदाय की असली समस्याएं समझनी होंगी। आरक्षण कोई खैरात नहीं है, ये जरूरत है। तो यहाँ मांग को एक अधिकार के तौर पर देखा जा रहा है, ना कि कोई रियायत। ये जरूरत और अधिकार वाली बात, ये अहम है। ये दिखाती है कि लोग इसे शायद सामाजिक न्याय के नजरिए से देख रहे हैं। और एक चौथा नजरिया सीधे जयरांगे पाटिल के काम पर था। एक व्यक्ति ने कहा, पाटिल साहब ने जो जागरूकता फैलाई है, वो बहुत बड़ी बात है। यह आंदोलन पूरी तरह लोकतांत्रिक है, शांतिपूर्ण है। तो अगर हम इन अलग अलग आवाजों को जोड़कर देखें, जैसा हमारे स्रोत बता रहे हैं, तो एक पैटर्न सा दिखता है। ऐसा लगता है कि जमीनी स्तर पर इस मांग के लिए एक सहानुभूति तो है, खासकर आंदोलन के शांतिपूर्ण तरीके और अवसर की बराबरी वाले तर्क की वजह से। लोग इसे सिर्फ जाति की बात ना मानकर सामाजिक न्याय और पिछड़ेपन को दूर करने से जोड़कर देख रहे हैं शायद। पर यह भी ध्यान रखना होगा कि ये कुछ चुनी हुई प्रतिक्रिया है, पूरे समाज की राय शायद और भी अलग अलग हो। बिल्कुल, लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं रहा है। कानूनी और राजनीतिक मुश्किलें भी तो लगातार आई हैं। हाँ, यहीं पर मामला और उलझ जाता है। जैसा आपने शुरू में इशारा किया था, 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने एक कानून बनाया था, मराठा समुदाय को SEBC के तहत 16% आरक्षण दिया था। ये एक बड़ा कदम था उस वक्त। तो लगा होगा कि चलो समाधान मिल गया। ऐसा लगा तो था, लेकिन ये कानून कानूनी चुनौती से बच नहीं सका। मामला गया सुप्रीम कोर्ट तक। और यहाँ हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 1992 का जो मशहूर इंदिरासानी केस था, उसे याद करना होगा। हाँ, 50% वाली सीमा। बिल्कुल, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। हालांकि कुछ खास परिस्थितियों में इसे लांघने की बात भी थी, लेकिन वो 50% की सीमा एक बड़ा कानूनी सिद्धांत बन गई। तो क्या इसी 50% सीमा के कारण 2018 वाले कानून पर रोक लगी? हाँ, मुख्य रूप से यही एक बड़ा आधार था। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2021 में महाराष्ट्र के इस कानून को रद्द कर दिया। ओह, अच्छा। कोर्ट ने माना कि मराठा समुदाय को पिछड़ा साबित करने के लिए जो असाधारण परिस्थितियां चाहिए होती हैं 50% पार करने के लिए, वो नहीं दिखाई गई और ये आरक्षण 50% सीमा का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने उस समय ये भी कहा था कि अब आरक्षण देने की शक्ति राज्यों के पास नहीं,
बल्कि केंद्र सरकार और राष्ट्रपति के पास है। हालांकि बाद में संसद ने कानून बनाकर राज्यों को एसईबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार वापस दे दिया। बाप रे, तो एक तरफ समुदाय की इतनी बड़ी मांग, आंदोलन, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला और 50% की कानूनी दीवार। ये तो बड़ी मुश्किल स्थिति हो गई। बिल्कुल। इस फैसले से आंदोलन को ज़ाहिरा झटका लगा, लेकिन जैसे रिपोर्ट्स बताती हैं, ये मुद्दा ठंडा नहीं पड़ा। अच्छा? नहीं, जयरांगे पाटिल और दूसरे नेताओं ने अपनी मांग जारी रखी। कभी पुनर्विचार याचिका की बात हुई, कभी केंद्र सरकार से दखल देने की अपील हुई, और जमीन पर आंदोलन भी चलता रहा। रैलियां, मोर्चे, सोशल मीडिया कैंपेन्स, ये सब दिखाता है कि कानूनी हार के बाद भी समुदाय इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि न्याय की लड़ाई जारी है। अगर हम इस पूरे मामले को थोड़ा और बड़े फलक पर रख के देखें, तो इसका महत्व सिर्फ महाराष्ट्र या सिर्फ मराठा समुदाय तक ही सीमित नहीं लगता, है ना? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये मुद्दा असल में भारत में आरक्षण की जो पूरी नीति है, सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है और अवसर की समानता, इन सबसे जुड़े कई बड़े सवालों को छूता है। भारत जैसा देश जहां इतनी विविधता है, जहां ऐतिहासिक रूप से सामाजिक ऊंच नीच रही है, वहां आरक्षण एक तरीका रहा है, एक अफर्मेटिव एक्शन का जरिया, ताकि जो वर्ग पीछे रह गए हैं उन्हें मुख्य धारा में लाया जा सके। लेकिन वहीं ये बहस भी तो हमेशा चलती है कि आरक्षण का आधार क्या हो। क्या सिर्फ जाति हो, आर्थिक आधार क्यों ना हो? और ये कब तक चलेगा? निश्चित रूप से मराठा आरक्षण की मांग इस बहस को और तेज कर देती है। बिल्कुल। और स्रोत बताते हैं कि कई एक्सपर्ट्स, कई सामाजिक संगठन ये मानते हैं कि असली लक्ष्य समावेशी विकास होना चाहिए। मतलब ऐसा विकास जिसका फायदा समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे। और इसके लिए जरूरी है कि प्रशासन में, शिक्षा में, अर्थव्यवस्था में सभी मुख्य सामाजिक समूहों का एक उचित प्रतिनिधित्व हो। उनका तर्क है कि जब कोई इतना बड़ा समुदाय खुद को अवसरों से कटा हुआ महसूस करता है, तो इससे न सिर्फ समाज में बेचैनी पैदा होती है, बल्कि देश की तरक्की में भी एक तरह से बाधा डालता है। तो क्या जयरांगे पाटिल और इस आंदोलन के लोग इसे इसी समावेशी विकास के तर्क से जोड़ते हैं? हाँ, उनके बयानों में, उनके इंटरव्यूज में ये बात अक्सर आती है। उनका कहना है, जैसा कि स्रोत बताते हैं, कि भाई मराठा युवाओं को अगर शिक्षा और रोजगार के बेहतर मौके मिलेंगे तो वे सशक्त होंगे। सही बात है। और एक पढ़ी लिखी रोजगार वाली युवा पीढ़ी सिर्फ अपने समुदाय का नहीं, बल्कि पूरे महाराष्ट्र और देश का भविष्य सुधारेगी। तो इसे सिर्फ एक समुदाय की मांग की तरह नहीं, बल्कि देश के ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने और हर नागरिक को सफल होने का सही मौका देने के प्रयास के तौर पर पेश किया जाता है। अच्छा। ये सबका साथ सबका विकास के नारे को जमीन पर उतारने की एक कड़ी के तौर पर भी देखा जा सकता है, ऐसा उनका पक्ष है। तो ये सिर्फ अधिकारों की लड़ाई नहीं, बल्कि विकास में भागीदारी का भी दावा है एक तरह से। बिल्कुल। ये पूरी बहस हमें दिखाती है कि कैसे पहचान, अवसर, इतिहास और भविष्य की उम्मीदें सब एक जटिल मुद्दे में उलझी हुई हैं। तो आज की इस चर्चा में हमने मराठा आरक्षण आंदोलन के कई अहम पहलुओं को खंगालने की कोशिश की। हमने जयरांगे पाटिल की भूमिका, उनके आंदोलन का जो शांतिपूर्ण स्वरूप रहा है, उस पर नजर डाली। इस मांग के पीछे के सामाजिक आर्थिक कारणों को समझने की कोशिश की, और वो जो कानूनी और राजनीतिक पेचीदगियां हैं जिनसे ये आंदोलन गुजरा है, उनको भी देखा। और हमने इसे सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के एक बड़े संदर्भ में भी रखने की कोशिश की। बिल्कुल। और ये याद दिलाना फिर से जरूरी है कि ये सारी बातचीत, ये सारा विश्लेषण पूरी तरह से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोतों पर आधारित था। मतलब जो न्यूज आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स, इंटरव्यूज, स्टडीज हैं, उन पर। जी, हमारा मकसद सिर्फ उन स्रोतों में जो जानकारी और जो अलग-अलग दृष्टिकोण दिए गए हैं, उन्हें निष्पक्ष रूप से सामने रखना था, ताकि एक पूरी तस्वीर बन सके। बिल्कुल, बिना किसी अपनी तरफ से राय जोड़े या घटाएं। और ये पूरी चर्चा मुझे लगता है एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर आकर रुकती है, जो शायद सिर्फ मराठा आरक्षण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत में आरक्षण और सामाजिक न्याय की जो पूरी बहस है, उसके केंद्र में है। कि जब हम सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर समुदायों के प्रतिनिधित्व की मांगों पर विचार करते हैं, तो भविष्य के लिए हम प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन और योग्यता यानी मेरिट, इसके बीच सही संतुलन कैसे बना सकते हैं? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, कैसे सुनिश्चित करें कि अवसर सबके लिए हो, लेकिन साथ ही गुणवत्ता और क्षमता का भी सम्मान हो। ये वाकई एक बहुत गहरा और शायद लगातार चलने वाला सवाल है। इसका कोई एक बना बनाया जवाब तो है नहीं। इस पर तो लगातार बातचीत, लगातार मंथन की जरूरत है।
ताकि हम एक ज्यादा न्यायपूर्ण और बराबरी वाले समाज की तरफ बढ़ सकें। बिल्कुल। इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।